नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टॉक टू रिचेस बाय पराग पारिक इस बुक के चैप्टर नंबर 2 का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं चैप्टर को इतने डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आप बुक पढ़ते हो तो उसमें कोई भी नई चीज नजर नहीं आती है। और आखिरी में इस पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो मैं बताना चाहूंगा कि हम 1000 डेज की चैलेंज कर रहे हैं, जहां पर मैं आपको जीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक शेयर मार्केट सिखाने वाला हूं। अगर आपको सच में दिल से शेयर मार्केट सीखना है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और शुरुआत में हम चैप्टर वाइज बुक एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने 2 बुक के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, अब यह तीसरा बुक चालू है और आज इसका दूसरा चैप्टर है। तो दूसरे चैप्टर का नाम है दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन। मतलब इस पूरे चैप्टर में ऑथर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन में क्या डिफरेंस होता है यही बात समझाने वाले हैं। सबसे पहले ऑथर बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ये फर्स्ट इश्यू है जो हर किसी इन्वेस्टर को कंसिडर करना चाहिए। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कौन सी होने वाली है, सबसे पहले आपको इस पर ही काम करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको फेथ करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आज जो भी चीजें तुम्हें खरीदना है उन्हें ना खरीद कर वही पैसे फ्यूचर के रिटर्न्स के लिए बचाना, यही इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब आज तुम्हें जो भी पसंद है या फिर आज जो भी तुम्हें करना था वो चीजें नहीं करनी है, वही पैसा आपको सेव करते रहना है, यही इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है। और इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। और रिटर्न्स हमें स्टॉक मार्केट में 2 तरीके से मिलता है। सबसे पहला टाइप है फंडामेंटल्स रिप्रेजेंटेड बाय अर्निंग एंड डिविडेंड, और दूसरा है स्पेक्यूलेशन रिप्रेजेंटेड बाय मार्केट वैल्यूएशन। इसमें जो पहला टाइप है वह रिलायबल एंड सस्टेनेबल है, क्योंकि अर्निंग एंड डिविडेंड को देखकर अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लंबे समय तक प्रॉफिट ही मिलता है। और दूसरा रिस्की एंड डेंजरस है, अगर आप मार्केट को स्पेक्यूलेट करने की कोशिश करते हो तो वह डेंजरस और रिस्की ऑथर ने माना है। यह लेसन समझना आपको इन्वेस्टिंग समझने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। और ये 2 सोर्सेस है रिटर्न के, इन्हें भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला टाइप है कैश फ्लो। अगर आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा करते हो और वह स्टॉक खरीदते हो तो आपको डिविडेंड को देखना चाहिए। जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, उनके पास अच्छी खासी अर्निंग आती होगी, तभी वह कंपनी डिविडेंड दे सकती है। मतलब जब कंपनी प्रॉफिट में होगी या उनके पास पॉजिटिव कैश फ्लो है तभी वह डिविडेंड दे सकती है। जो कंपनी लॉस कर रही होती है वह कभी भी डिविडेंड नहीं देती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को देखकर शेयर्स खरीद रहे हो तो आपको डिविडेंड हिस्ट्री को देखना चाहिए, क्योंकि जो भी कंपनी प्रॉफिट में होती है वही डिविडेंड दे सकती है। और डिविडेंड कब मिलता है? जब उनके पास पॉजिटिव कैश फ्लो होता है। अब पॉजिटिव कैश फ्लो भी कई सारे चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि कंपनी का फंडामेंटल, उनकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ, उनके कंपटीटर कौन है, बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं, अगले 10-15 सालों का उनके पास प्लान है या नहीं, इन सब के ऊपर डिविडेंड पे आउट डिसाइड होता है। इसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपटीशन कैसा है, उनके कंपटीटर्स की ग्रोथ कैसे हो रही है, ये चीजें पर भी डिपेंड करता है आपको डिविडेंड कंपनी दे रही है या नहीं। मतलब किसी भी कंपनी में अगर आप डिविडेंड को देखकर इन्वेस्ट करते हो तो आप लंबे समय तक एक्स्ट्रा इनकम करते हो। अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, जो आपको डिविडेंड वह कंपनी देने वाली है उसके हिसाब से आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू की जाती है। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो उस स्टॉक से आपको कितना डिविडेंड मिल जाएगा उसे ही उस स्टॉक की इन्वेस्टमेंट वैल्यू कहा जाता है। मतलब स्टॉक की जो वैल्यू होती है वह डिविडेंड से ही डिसाइड होती है। जैसे कि काऊ की वैल्यू मिल्क के लिए, हेन की वैल्यू एग्स के लिए, बीज की वैल्यू हनी के लिए, ठीक उसी तरह स्टॉक्स की वैल्यू डिविडेंड से डिसाइड हो जाती है। तो ओवरऑल अगर आप फंडामेंटल्स को देखकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डिविडेंड को जरूर देखना चाहिए। और डिविडेंड से ही उस कंपनी या उस स्टॉक की असली वैल्यू पता चलती है। अब प्राइस एप्रिसिएशन लंबे समय में ऐसे माना जाता है कि प्राइस तो बढ़ ही जाएगी। प्राइस बढ़ना यह सेकेंडरी चीज है, क्योंकि आपने तो अर्निंग के लिए किसी कंपनी में या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है।
और प्राइस एप्रिसिएशन को सेकेंडरी माना जाएगा। मतलब आपने जितने में स्टॉक खरीदा है लंबे समय में उसकी कीमत बढ़ ही जाती है, उसे सेकेंडरी माना है, उससे भी आपको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वह डिविडेंड से हो रहा है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो ओवरऑल अगर आप इस तरीके से किसी भी स्टॉक या कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लंबे समय में प्रॉफिट भी होता है, डिविडेंड भी मिलता है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 100% प्रॉफिट होता है। मतलब शॉर्ट पीरियड में जो मार्केट में उतार चढ़ाव आता है उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा लंबे समय में आपको डिविडेंड के साथ प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलने ही वाला है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है तो आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेस्ट ऑप्शन माना गया है। अब दूसरा पॉइंट शुरू हो जाता है कैपिटल गेन्स। जब आप स्टॉक को खरीदते हो और उसकी प्राइस बढ़ जाती है तब आप उसे बेचते हो तो उसे ही कैपिटल गेन्स कहा गया है। जब भी कोई प्राइस ऊपर जाने के हिसाब से स्टॉक को खरीदता है और जब भी प्राइस ऊपर जाती है तब स्टॉक को बेचता है तो उसे ही स्पेक्यूलेशन कहा गया है और उससे जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन कहा है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शेयर मार्केट कभी भी लगातार ऊपर या नीचे नहीं जाता है, तो काफी सारे लोग इस उतार चढ़ाव का फायदा उठाने के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी प्राइस ऊपर जाते हैं तो बेच देते हैं। यही कॉन्सेप्ट है स्पेक्यूलेशन या फिर कैपिटल गेन्स। अब जो भी स्पेक्यूलेट करते हैं वह भी उस स्टॉक की वैल्यू फंडामेंटल्स के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स को देखकर जिन्हें भी ऐसे लगता है कि इस स्टॉक की वैल्यूएशन अभी कम है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ ही दिनों में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तब ऐसे लोग कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और जब प्राइस बढ़ जाते हैं तब उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। यहाँ पर ऑथर ने कोलगेट का एग्जांपल दिया है। मान लो किसी ने 145 पर अगर कोलगेट का स्टॉक खरीदा, अगर वो ऊपर जाता है तो प्रॉफिट कमा लेंगे, अगर नीचे जाता है तो लॉस कर लेंगे। बस इतना ही इस कैपिटल गेन्स का इंपॉर्टेंस या फिर यही कॉन्सेप्ट है। आगे ऑथर बताते हैं कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट कई सारे कारणों की वजह से हो सकती है। कोई न्यूज आने से, कोई रूमर्स की वजह से या फिर कुछ टेक्निकल्स की वजह से हो सकती है। अब ध्यान देने वाली यह बात है कि इन लोगों को फंडामेंटल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इन चीजों को, मतलब रूमर्स, न्यूज या फिर टेक्निकल को देखकर वह ऐसा समझते हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाली है, इसलिए वह बाय करते हैं और कम समय में प्रॉफिट कमाते हैं। कई बार लॉस भी हो जाता है, लेकिन इनको फंडामेंटल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा फंडामेंटल्स को देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो कई सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि पहले के जो टेक्निक्स होते हैं वह आउटडेटेड हो गई है, कम समय में प्रॉफिट ज्यादा होता है। उसके बाद मान लो एग्जांपल के लिए अभी एक दो वीक के लिए मार्केट ऊपर ही जा रहा है, एक मुंह देने के बाद मार्केट नीचे आता है, तो जो स्पेक्यूलेट करते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि 2 वीक में हमने प्रॉफिट कमा लिया, अब मार्केट नीचे ही जाने वाला है, तो हम बियर मार्केट में क्यों होल्ड करें, हम बेचकर दूसरे मार्केट में चले जाते हैं या फिर दूसरे स्टॉक में चले जाते हैं, वहां से हमें और ज्यादा प्रॉफिट होगा और जो लंबे समय में इन्वेस्ट करते हैं उनसे हम ज्यादा कमाएंगे, ऐसी उनकी सोच होती है और इसीलिए वह इन्वेस्टर्स से बेहतर खुद को मानते हैं। और इसका एग्जाम्पल देने के लिए, जब टेक बूम चल रहा था तो वॉरेन बफेट ने भी वह मिस किया था, ऐसा कई सारे स्पेक्यूलेटर एग्जांपल देते हैं। लेकिन ऑथर यह बताते हैं कि वॉरेन बफेट हमेशा उसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे जो बिजनेस उनकी समझ में आता था। जिस भी बिजनेस को वह नहीं समझते थे उसमें कभी उन्होंने इन्वेस्ट किया ही नहीं है। और दूसरा भी ऑथर यहाँ पर पॉइंट बताते हैं कि जो भी कम समय में हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं ऐसा सोचते हैं, ऐसा हर बार या बहुत बार नहीं होता है, क्योंकि लंबे समय में जो भी लंबे समय में इन्वेस्ट करता है उसी को ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसके लिए ऑथर ने एक केस स्टडी दी है इन्फोसिस के ऊपर। सितंबर 2000 में ऑथर ने एक इन्फोसिस के ऊपर बिहेवियरल स्टडी की थी। उस वक्त इन्फोसिस इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक था और वह सॉफ्टवेयर सेक्टर में लीड भी कर रहा था। उस वक्त कंपनी की ग्रोथ 100% हो रही थी। उस वक्त स्टॉक प्राइस कंपनी का 2000 से लेकर जनवरी 1990 में 2000 रुपए था और वही स्टॉक मार्च 2000 में 12,000 रुपए तक पहुंच गया था। अब 12,000 रुपए यह प्राइस स्प्लिट होने से पहले एडजस्ट की हुई है। मतलब अगर स्टॉक स्प्लिट ना होता तो उसकी कीमत 12,000 रुपए हो सकती थी, ऐसा ऑथर ने कहा है। उस हिसाब से ही कंपनी ग्रो हो रही थी तो प्राइस भी बढ़ रही थी। लेकिन सितंबर 2020 में कंपनी की प्राइस या स्टॉक की प्राइस हो जाती है 7,000 रुपए। मतलब मार्च 2000 में 12,000 रुपए प्राइस हो गई थी और सितंबर में 7,000 प्राइस हो जाती है। मतलब 12,000 रुपए से 7,000 रुपए तक कंपनी का स्टॉक गिरा, लेकिन कंपनी में कुछ भी गलत
नहीं हुआ था, कंपनी का फंडामेंटल्स वैसे की वैसे ही थे। अब ऑथर पूछते हैं कि फिर ऐसा हुआ क्यों, तो इसलिए कुछ अरिथमेटिक फिगर्स ऑथर ने बताए हैं। जब कंपनी का प्राइस 12,000 रुपए के आसपास पहुंचा था तब मार्केट कैप 85,000 करोड़ बन चुका था, और यह मार्केट कैप जस्टिफाइड भी था क्योंकि कंपनी 100% से ग्रो कर रही थी, और उसी साल कंपनी ने 882 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट किया था। अब आगे ऑथर बताते हैं कि अगर हम इसे कंपाउंड करें अगले 10 साल के लिए 85% से, तो उसका रेवेन्यू 2010 में हो जाएगा 4,14,174 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से 2010 में उसकी वैल्यू हो जाएगी 9.2 ट्रिलियन डॉलर, और यूएसए मतलब अमेरिका का जीडीपी भी उसी के आसपास होता है। और इन्फोसिस की वैल्यू पूरे अमेरिका के जीडीपी के बराबर हो जाए यह तो पॉसिबल ही नहीं था। इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, एक तो इन्फोसिस कंटिन्यू 85% से ग्रो नहीं करेगा, और दूसरा 100 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा। आगे ऑथर बोलते हैं कि मोमेंटम होता है लेकिन सही एंट्री और एग्जिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और इसी स्पेक्यूलेशन के चक्कर में कई सारे लोगों ने अपना फॉर्चून गवा दिया इन्फोसिस में, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि जिन भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट रखी उन्होंने फ्यूचर में काफी ज्यादा पैसा बनाया है, लेकिन जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म में पैसा कमाकर इन्फोसिस को बेच दिया उन्होंने फॉर्चून गवा दिया, ऐसा ऑथर का कहना है। और यही पावर होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। इस पूरे एग्जाम्पल को समझाने के लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है कैटल फार्म और डेयरी फार्म का। बहुत सारे लोग पशु दो ही रीजन के लिए पालते हैं, एक किसी भी पशु को पालते हैं, बड़ा करते हैं और बड़ा होने के बाद बेच देते हैं ज्यादा प्राइस मिल सके, इसलिए यह ठीक ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन की तरह होता है। जब भी हम स्टॉक खरीदते हैं और प्राइस बढ़ने के बाद बेचते हैं। और दूसरा होता है डेयरी फार्म। डेयरी फार्म में जो एसेट्स है या पशु है वो एक ही है, उससे हम दूध निकाल कर दूध बेचते हैं, उससे भी प्रॉफिट कमाते हैं। यह ठीक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम एक्चुअल में प्रॉफिट डिविडेंड से कमाते हैं और प्राइस एप्रिसिएशन होने के बाद बेच भी देते हैं। तो यही डिफरेंस इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में होता है, यह बात ऑथर ने बताई है। नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो जाता है, द लॉ ऑफ द फार्म। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद द रिस्क अंडरटेकन। मतलब आप कितने रिवॉर्ड्स के लिए कितने रिस्क लेते हो उसे ही मैनेज करना शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना होता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कितनी रिस्क लेनी है। विदाउट रिस्क देयर इज नो रिटर्न। जितनी ज्यादा रिस्क लोगे उतना रिटर्न भी मिल सकता है, जितनी कम रिस्क लोगे उतना कम रिटर्न भी मिलता है। मतलब रिस्क से एसोसिएटेड रिटर्न होता है। और शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको लॉ ऑफ फार्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि नेचर एंड सोसाइटी एक जैसा वर्क करते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। जैसे अगर आज हमने बीज बो दिया तो कल ही हम उसके फल की अपेक्षा नहीं करते हैं। बीज बोने के बाद आपको उसकी अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी, समर विंटर या फिर रेनी सीजन में उसकी केयर करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा, फिर 4-5 साल बाद उसका फल मिलेगा। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी अगर आज आपने पैसे लगा दिए हैं तो कल ही आप बहुत ज्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो, उसे भी टाइम देना पड़ेगा। 6 महीने 1 साल 2 साल टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। उसमें भी कई सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको यकीनन प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना जैसे लॉ ऑफ फार्म होता है ठीक उसी तरह है, उसी से एसोसिएटेड ये लॉ चलता है। तो अक्सर अगर आपके मन में कभी विचार आया कि शेयर मार्केट में मुझे बहुत जल्द रिटर्न चाहिए, तो आपको हमेशा यह लॉ याद करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा शुरू हो जाता है, अ गुड स्ट्रेटेजी। ऑथर बोलते हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्पेकुलेशन एज सच। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट में ऑथर स्पेकुलेशन के बारे में बता रहे हैं। ऑथर बोलते हैं कि स्पेकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा यह दो तरीके से बेनिफिशियल है। जैसे जो नई कंपनी मार्केट में आती है, जैसे कि फर्स्ट टाइम आईपीओ लेकर आती है, लोगों को लगता है कि इसके आईपीओ में पैसे लगाने से हमारे पैसे बढ़ जाएंगे, यानी वो स्पेकुलेट करते हैं और इसीलिए वह पैसे लगाते हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट मिल जाए। मान लो हर किसी ने स्पेकुलेशन करना छोड़ ही दिया तो कोई भी आईपीओ में पैसे नहीं लगाएगा, तो इसलिए स्पेकुलेशन भी जरूरी होता है, यह एक पॉइंट बताया है। और दूसरा, आप शेयर को सेल करते हो या फिर बाय करते हो, हमेशा रिस्क उसमें होता है। जो भी शेयर को बाय करता है उसे लगता है कि शेयर ऊपर जाएगा, और जो भी सेल करता है तो उसे लगता है कि अभी मार्केट नीचे जाने वाला है, इसलिए वो सेल कर देता है। ठीक उसी तरह जिसने सोचा था
मैं अभी मार्केट नीचे जाने वाला हूँ, मैं बेच देता हूँ, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया बल्कि ऊपर ही गया, तो उसने भी रिस्क ही ले लिया ना। तो मतलब इस तरीके से अगर आप सही स्पेक्युलेट करते हो तो आपको यकीनन प्रॉफिट हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप स्पेक्युलेट करके भी प्रॉफिट कमाते हो तो वो भी अच्छी बात है, ऐसा ऑथर कहते हैं। लेकिन स्पेक्युलेशन रॉन्ग जा सकता है इन तीन चीजों की वजह से, या फिर तीन कंडीशन में। सबसे पहली है, अगर आप इन्वेस्टिंग और स्पेक्युलेटिंग में डिफरेंस नहीं समझते हो। दूसरा है स्पेक्युलेटिंग विदाउट राइट नॉलेज एंड स्किल, अगर आपको नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको लॉस ही होगा। और तीसरा है स्पेक्युलेट बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू टेक अ लॉस, मतलब आप जितना लॉस लेना चाहते हो उससे ज्यादा अगर आप लॉस लेते हो स्पेक्युलेट करके, तो वो काफी रॉन्ग है या फिर नुकसान हो सकता है। और इसमें ऑथर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही लगता है कि कई सारे लोग स्पेक्युलेटिंग हैबिट्स पे बिलीव करके उन्हें ऐसे लगता है कि वह इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, यह गलत है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से शेयर्स को बाय या सेल करना एक बटन पे हो जाता है। तो जो कोई अपनी लाइफ सेविंग की या फिर जितनी भी सेविंग की है उन पैसों से स्पेक्युलेट करता है, तो वह काफी रिस्की होता है, ऐसा ऑथर मानते हैं। अब अगला पॉइंट शुरू हो जाता है रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस। जैसा पहले भी मैंने कहा है कि शेयर मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस मेंटेन करना ही सब कुछ होता है। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, जितनी कम रिस्क लोगे उतना कम भी रिटर्न भी मिल सकता है। जैसे हम सभी को पता है, अगर आप एफडी में पैसे रखते हो तो कम रिटर्न मिलेगा और रिस्क भी कम है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो तो रिस्क भी ज्यादा है और रिवार्ड भी ज्यादा है। ठीक इस तरह कहीं पर भी जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतना बड़ा रिटर्न भी मिल सकता है। और लंबे समय में अगर आपको रिटर्न बहुत ज्यादा कमाने हैं तो आपको इसका बैलेंस रखना पड़ता है। जैसे आईटी सेक्टर के बूम के दौरान हर कोई, चाहे कितनी भी प्राइस हो, हर कोई बाय कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी रिस्क काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड हो गया था और हर कोई जिस भी प्राइस पर स्टॉक मिल रहे थे उसी प्राइस पर ले रहे थे, मतलब वो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे थे। और यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए, हमेशा आपको रिस्क रिवार्ड को बैलेंस करना चाहिए। और दूसरा, मार्च 2003 के दौरान जब इराक वॉर चल रहा था तब मार्केट काफी ज्यादा नीचे गिर गया था और अच्छे अच्छे स्टॉक भी आपको कम वैल्यूएशन पर मिल रहे थे। मतलब उस वक्त अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलता और रिस्क ना के बराबर था। तो ऐसे सिचुएशन या ऐसे मौके आपको ढूंढने चाहिए जहां पर आपको रिस्क बहुत कम लगे और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिल सके। अगर आप ऐसे मौके शेयर मार्केट में ढूंढते हो तो यकीनन आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो ओवरऑल शेयर मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैलेंस करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब अगला पॉइंट शुरू हो जाता है, नथिंग इज राइट और नथिंग इज रॉन्ग। ये बात प्रूव करने के लिए ऑथर ने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जिसकी मदद से ऑथर बता रहे हैं कि कुछ भी सही या कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जिसके लिए ऑथर ने यहाँ पर तीन एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहला है हिंदुस्तान लीवर, हीरो होंडा एंड इन्फोसिस। हिंदुस्तान लीवर ने 21% का रिटर्न दिया है लास्ट 13 ईयर्स में, हीरो होंडा ने 41% का रिटर्न दिया है 13 ईयर्स में, और इन्फोसिस ने 79% एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 11 साल में। और इतने रिटर्न के साथ उन्होंने डिविडेंड भी दिया है। तो ये फिगर्स देखकर आपको पता चल रहा होगा कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना बड़ा रिटर्न मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक हमेशा ऊपर ऊपर ही गए हैं, बहुत बार नीचे भी गए हैं। जैसे कि पिछले 2 सालों में हिंदुस्तान लीवर लगातार नीचे नीचे ही जा रहा है। जब आईटी बबल बस्ट हुआ था तब इन्फोसिस भी काफी लंबे समय तक गिर रहा था, और 2003 में हीरो होंडा के भी स्टॉक गिर गए थे। तो ऑथर इस पॉइंट से यह बताना चाह रहे हैं कि 1-2 साल के लिए कोई भी अच्छा भी स्टॉक होगा तो गिर सकता है, लेकिन अगर आप 10-12 सालों की बात करोगे तो हमेशा वह पॉजिटिव ही रिटर्न देता है। तो बेसिकली अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। दूसरी ओर शॉर्ट टर्म में स्पेक्युलेटर को काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जब इन्फोसिस की रैली चल रही थी 2000 से लेकर 12,000 तक गया था, विद इन 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल के अंदर इतनी बड़ी रैली आ गई थी। अगर जिस भी स्पेक्युलेटर ने शुरुआत में ही बाय किया होगा तो बहुत ही कम समय में उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से काफी बड़ा रिटर्न कमा चुका होता। वह एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के ऊपर हंस भी रहा होता, क्योंकि उन्होंने 11 साल में सिर्फ 79% का रिटर्न कमा लिया था, लेकिन उसने 1.5 साल में ही उनसे कई गुना बड़ा रिटर्न कमा लिया होता। फिर ऐसे ही एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर और हीरो होंडा में भी आए थे जब वो स्टॉक गिर रहे थे। तो इन एग्जांपल से ऑथर यह कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कम समय में स्पेक्युलेट करते हो तो आपको काफी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आप बार बार ऐसा कर सकते हो?
तो जवाब है नहीं। आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हो। एक दो बार आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन कई बार आपको लॉस भी हो सकता है। तो प्लस माइनस गेम छोड़िए, अगर आप लंबे समय में इन्वेस्ट करते हो तभी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। यही बात इस पॉइंट से ऑथर बता रहे हैं। फिर ऑथर ने एक टेबल दिया है जो स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमेशा इन्फोसिस का प्रॉफिट अच्छा ही रहा है, पॉजिटिव में ही रहा है। फिर भी 2000 से लेकर 2004 के बीच कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में इन्फोसिस ने -14 का रिटर्न दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि कई सारे स्पेक्यूलेटर्स की वजह से प्राइस उस स्टॉक की बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गई थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा था। लेकिन लंबे समय में जिन्होंने भी होल्ड करके रखा उन्हें लास्ट में प्रॉफिट ही हुआ है। और उस दौरान सभी ने भी बेंजामिन ग्राहम के वर्ड को इग्नोर किया, जो वर्ड से obvious prospects for physical growth in business do not translate into obvious profit for investor। मतलब अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या फिर उसकी ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत उसका प्रॉफिट इन्वेस्टर को भी मिल जाएगा। इस लाइन को बहुत सारे लोगों ने उस वक्त इग्नोर किया था। अगर आपको भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करनी है तो उसके 3 वेज होते हैं, वह अगले चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, ऑथर ने इस चैप्टर में स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टिंग के बारे में डिफरेंस मेजरली बताए हैं, और दोनों भी अपनी अपनी जगह सही है, ऐसा ऑथर ने बताया है। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में कर दूं, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो मार्केट अप हो या डाउन हो, लंबे समय में कम से कम 10 साल के बाद आपको हमेशा प्रॉफिट ही होता है और ऊपर से डिविडेंड भी मिलता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में सही नॉलेज और स्किल के साथ स्पेकुलेशन करते हो तो आपको कम समय में भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कभी बीट नहीं करते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो सच में शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, बुक्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतना टाइम नहीं है, और बुक पढ़े जितना नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं